हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। एवरीबडी इज़ देयर। आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ, आ रही है आवाज़। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा शुरू करने वाले, उस चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक मिनट ज़रा सा कुछ बातें आप लोगों को मैं समझा दूँ। प्लस बचपन में कभी तो भी, बचपना अगर आपको याद होगा तो आपने कभी तो भी शेयर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है। कभी तो भी मतलब सर हमने फाउंडेशन में पढ़ा, याद है क्या? फाउंडेशन में शेयर चैप्टर याद है क्या? हाँ या ना में जवाब दे फटाफट, यस और नो। याद है शेयर चैप्टर? शेयर चैप्टर में जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, मेरे को बता सकते हो कि आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े? यू हैव लर्न 4 टॉपिक्स इन फाउंडेशन। मेजर 4-5 टॉपिक आपने पढ़े हुए। एक आपने पढ़ा होता है इशू ऑफ शेयर्स, एक पढ़ा रहता है आपने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एक पढ़ा रहता है आपने री इशू, और एक पढ़ा रहता है प्रोराटा। याद है क्या ऐसा कुछ? इशू ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें आपने 2 टॉपिक पढ़े रहते हैं, कैश, और एक पढ़ा रहता है अदर देन कैश। फॉरफीचर री, ऐसा याद है कि याद आया तो थम्सअप दे, याद है तो थम्सअप दे। और ये टॉपिक एप्लीकेबल है चाहे आप इक्विटी शेयर्स की बात करो, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करो, हम ये सब जगहों पे ये लगा सकते हैं। साथ ही साथ में एंट्रीज याद है क्या? एंट्रीज याद है क्या एक बार की? पूछू क्या एंट्री? पूछो, चलो पूछो सर। इश्यू फॉर शेयर फॉर कैश, एंट्री क्या होंगी? इशू ऑफ शेयर्स फॉर केस। बोल बेटा एंट्री क्या होंगी इशू ऑफ शेयर्स फॉर केस? एक मिनट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। पैसा आया, देख ये यहाँ लिखी हुई है, देख पैसा आया तो एंट्री क्या पास करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। आई हैव यूज द टर्म रिस्पेक्टिव कॉल। क्यों क्यों मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की रिस्पेक्टिव कॉल? क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी है वो पैसा आया तब एंट्री ये पास करते। फिर उसके बाद में जब हम उनको शेयर अलॉट करते या ड्यू करते, जिस बेसिकली ड्यू करते वक्त एंट्री क्या रहती थी? रिस्पेक्टिव कॉल की उधारी खत्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो डिफरेंस रहता था वो आइदर डिस्काउंट या प्रीमियम। और कई बार हम रिफंड करते थे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। याद आया तो फटाफट थम्सअप देते जाओ। एक फास्ट रिकैप करवा रहा हूँ ताकि फाउंडेशन का हमारे दिमाग में बैठ जाए, और फिर हम उसके आगे बढ़ने वाले। इंटर में ये सारी चीज़ें वो लोग वापस रिपीट नहीं पढ़ाते, वो मानते हैं कि तूने फाउंडेशन बिना चीटिंग के पास किया है तो तेरे को उसका नॉलेज ऑलरेडी है, तो इंटर में ये नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं। इफ़ यू हैव इशूड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, वहीं अगर हमने शेयर्स को कंसिडरेशन अदर दैन कैश इशू कर दिया, बिना बिना पैसे लिए अगर हमने शेयर्स इशू किया तो क्या? अब अदर देन कैश अगर हमने इशू किया तो दो तरीके, दो ऑप्शंसेस होते हैं तेरे पास जीवन में। या तो वो जो शेयर्स हमने इशू किया अदर देन कैश, वो हमने इशू किया फॉर अक्वायरिंग एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज, तो एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिफरेंस या तो डिस्काउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, इफ दे आर इशूड टू द प्रमोटर्स, अगर हमने वो शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किया तो तेरे पास रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, फिर प्रमोटर्स की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू, डिफरेंस डिस्काउंट या प्रीमियम। आप चाहो तो इन दोनों को कंपाउंड करके ये एंट्री भी पास कर सकते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिफरेंस या तो गुडविल या तो प्रीमियम। अदर देन कैश के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये याद आ गया है तो थम्स अप दो, ये याद आ गया है तो थम्स अप दो। इससे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते थे आपको कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग नहीं, टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज। ठीक है, फॉरफीचर के वक्त हम एक मास्टर एंट्री बोलते थे। मैं बोलता था ये एंट्री को लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। मास्टर एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट विद अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, डिस्काउंट विद एक्चुअल डिस्काउंट, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल विद अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, एंड बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर इन शेयर फॉरफीचर। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद मुझसे नहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की जगह कॉल्स इन अरियर्स पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा उन्होंने? कॉल्स इन अरियर्स विद अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। तो कोई बात नहीं, एक ही एंट्री है, ये करो या कॉल इन अरियर अकाउंट यूज़ करो, एक ही बात है। मैं पर्सनली कॉल इन अरियर्स अकाउंट यूज़ नहीं करता। दिस शेयर्स आर री इशूड टू द टू अदर शेयर होल्डर्स। तो री इशू करते वक्त पहले नॉर्मल इशू की एंट्री, नॉर्मल इशू की एंट्री क्या हो जाएंगी बच्चा बोल? नॉर्मल इशू की एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। अब पैसा हम तुरंत तुरंत ले लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल डिफरेंस डिस्काउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। ये जो डिस्काउंट का बैलेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉरफीचर, ये नुकसान है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, लॉस ऑफ द सेम क्लास हैज़ टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। तो उसके मैचिंग प्रिंसिपल के तहत में ये डिस्काउंट हम शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करते थे। डिस्काउंट को डेबिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट क्रेडिट, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। बॉडी में क्या आया था, थम्स अप दो। बॉडी में क्या आया था, थम्स अप दो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट फॉर फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। जो बैलेंस फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस रहता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, जिसको हमने ध्यान में रखते हुए, अब कई बच्चों ने इसको फॉर्मूले से किया होगा, कई लोग वर्किंग नोट बनाते होंगे, जो भी है। तो अभी फिलहाल इसका इतना कोई बहुत ज़्यादा यूजेज है नहीं यहाँ पे। एक छोटा सा टॉपिक आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस का भी पढ़ा था। अब तो इंस्टीट्यूट ने साफ साफ इसको मना ही कर दिया, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10% अरियर्स पे, 12% एडवांस पे। अरियर्स पे रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एडवांस पे करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और प्रोराटा था, प्रोराटा के अंदर में एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। इतने टॉपिक हमने कहाँ पढ़ रखे थे, सीए फाउंडेशन में पढ़ रखे थे, सीए फाउंडेशन में पढ़ रखे थे। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, याद आ गया है तो एक बार थम्स अप दे दो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अब जरा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? हमारा चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ना, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम, राइट? इक्विटी शेयर्स हम रिडीम नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। नाउ इफ यू वांट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स पे बात कर लेते पहले। व्हाट डू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? यस, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? Sorry, preference shares, those who have preferential right, याद ही करिए, preferential right with respect to payment of dividend either at the fixed amount or fixed rate of interest, fixed rate of dividend, और repayment of capital prior to equity at the time of winding up। याद आया तो थम्स अप दे दो। दो जिनके पास preferential right रहते क्या क्या? एक तो फिक्स्ड रेट या अमाउंट से डिविडेंड मिलेगा, और एक प्रेफरेंशियल राइट टू रीपे एट वाइंडिंग अप ओवर इक्विटी, यानी बेसिकली इक्विटी से पहले ये पे करना पड़ता। याद आया तो थम्स अप दे। प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग याद आ गया क्या? इक्विटी शेयर्स मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिनके पास में ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। Equity shares will be repaid at the time of winding up. Equity shares will be repaid at the time of winding up, but preference shares will be repaid at, प्रेफरेंस शेयर्स कब रीपे करना पड़ता है, कितने दिनों बाद रीपे करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स? मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड, मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड। जवाब दे। नो लिमिट है, मैक्स प्रेफरेंस शेयर्स अनलिमिटेड पीरियड के लिए रह सकता है, बराबर है? एक बच्चे नहीं बोला है नो लिमिट सर, देयर इज नो लिमिट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। Anyone else? Anyone else wants to enlighten us? थोड़ा पुराना मॉड्यूल है बट ठीक है, काम चल जाएगा हमारा इसमें भी। सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल खोल रहा हूँ मैं। सीए फाउंडेशन का ही मॉड्यूल है, बाद में बोलना नहीं सर आपने चीटिंग की है। देख ले रहे, ऐसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? फाउंडेशन में जब पढ़ते थे तुम ये कंपनी अकाउंट, ये सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है ना, आया ना? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, द प्रेफरेंस शेयर
The preference share which do not carry with them the arrangement of regarding the redemption are called as non-redeemable preference shares. But according to section 55, no company limited by shares shall redeem the preference shares or preference shares limited after the expiry of 20 years from the date of issue. However, company may issue preference redeemable after 20 years for infrastructure project company as may be specified under the Companies Act. और इसका specified infrastructure company का 30 years है. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का कितना दिया हुआ है 30 years. तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या अनलिमिटेड है कि देयर इज लाइफ ऑफ 20 years? डोंट यू थिंक प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी रिडीम्ड आफ्टर 20 years? मैक्सिमम 20 साल. इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मैं 5 साल बाद रिडम्पशन नहीं कर सकता. प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन तो 20 साल में कभी भी कर सकता है. दिस इज मैक्सिमम लाइफ, दिस इज मैक्सिमम लाइफ. ये फाउंडेशन में था, ये फाउंडेशन में था और हमने ध्यान नहीं रखा. एक जन को ध्यान है, याद आया बाकियों को सभी को? अरे बाबा, मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज 20 years. और वो भी अकाउंट्स में था. कंपनी लॉ में भी अलग से होगा शायद. कंपनी लॉ में अगर आपको रिडम्पशन टॉपिक है तो, प्रेफरेंस शेयर अगर टॉपिक है तो होगा उसमें भी. उसमें लॉ था ना आपका फाउंडेशन में, उसमें. ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक. तो मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट एक्सीड 20 years फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. इट कैन एक्सीड मोर देन 20 बट अप टू 30 एज मे बी स्पेसिफाइड बोला हुआ है और स्पेसिफाइड किया हुआ है 30. तो डोंट यू थिंक वी हैव टू रीपे प्रेफरेंस शेयर्स नाउ? अब हमारे को प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट करना है एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू डील अबाउट दैट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो आई होप किसी के दिल में अगर ये डाउट होगा कि शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता, नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है. प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम. वो 20 साल से ज़्यादा के लिए वैसे ही नहीं रह सकते. आप चाहो तो उसके पहले भी उनको रीपे कर सकते हो. चल आजा, अब ध्यान दे. व्हेन इट कम्स टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जब भी हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं ना, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ 2 मेथोडोलॉजी. हम प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन है वो 2 तरीके से कर सकते हैं. 2 तरीके क्या क्या है ध्यान दे. उंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना. कोई भी बातें चकलस मस्ती करेगा नहीं. हम 2 तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते. क्या हो रहा है ये? 2 तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं. 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है तेरा आउट ऑफ फ्रेश इशू और एक होता है तेरा आउट ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है, आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसे 2 तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिपेमेंट कर सकते हैं. कोई लिखेगा नहीं. अभी सबका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए. मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो. व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ फ्रेश इशू, इसका मीनिंग क्या होता है पहले हम समझते हैं. हम अच्छा, रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है पहले ये क्लियर है क्या? रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट. रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट. हम क्या बोलेंगे? पुराने शेयर होल्डर्स को ला रहे तेरे शेयर्स ला. पुराने शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे? ला रहे तेरे शेयर्स ला. उनके शेयर्स वापस लेंगे और पैसा दे देंगे. उनके शेयर्स वापस ले लेंगे, पैसा दे देंगे. समझाया तो थम्स अप दे. उनके शेयर्स वापस लेंगे और पैसा दे देंगे. समझाया तो थम्स अप दे. यस और नो? शेयर्स वापस लेके हम पैसा दे देंगे. शेयर्स वापस लेके हम क्या दे देंगे? पैसा. दैट इज रिडम्पशन, दैट इज रिडम्पशन. तो इसमें होगा क्या? ये हम है. हम यानी कि कौन? इस चैप्टर में हम यानी कि कौन बच्चा? कैडबरी नहीं है ये. हम यानी कि कौन है? कंपनी. ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है. ये क्या हो गए तेरे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इनसे हम क्या करेंगे? उनका शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे. उनसे शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे और इनको केस दे देंगे. दैट इज रिडम्पशन. उनसे शेयर सर्टिफिकेट वापस लेंगे और उनको केस देंगे और नए, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? नए शेयर होल्डर है ये. नए शेयर होल्डर बना लेंगे. अब ये नए शेयर होल्डर माई भी इक्विटी हो सकते या प्रेफरेंस हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं. इनको हम नया शेयर देंगे, इनको हम नया शेयर देंगे और इनसे पैसा ले लेंगे. तो आपको नहीं लगता कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है? एक हाथ से पैसा आ रहा है, दूसरे हाथ से पैसा जा रहा है. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया क्या? एक हाथ से पैसा आया और दूसरे हाथ से पैसा गया. एक हाथ से पैसा आया, दूसरे हाथ से पैसा गया. ये समझ में आया? नाउ दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फ्रेश इशू. इसको क्या बोलते हैं हम? आउट ऑफ फ्रेश इशू. तो कायदे से होगा क्या? कायदे से होगा क्या? मेरे पूरे प्रेफरेंस शेयर्स रिप्लेस हो जाएंगे नए प्रेफरेंस शेयर्स से. मेरे प्रेफरेंस शेयर्स रिप्लेस हो जाएंगे आइदर विथ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स और विथ न्यू इक्विटी शेयर्स. बॉडी में गया है तो थम्स अप दो. दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फ्रेश इशू. दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फ्रेश इशू. आगे बढ़ू यहां से. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आउट ऑफ प्रॉफिट? आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है इसका भी मीनिंग समझते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे. ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट अगेन दिस इज कंपनी.
मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वापस करने, किसके पैसे वापस करने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस करने। ये चुन्नू सोनू मोनू है ना, मैं नाम ही भूल गया, ठीक है, क्या नाम थे हमारे उनके, इनके पैसे वापस करेंगे और बदले ओहो इनसे शेयर्स लेंगे। रोहन सोहन मोहन सुनील थे, यस, और इनको हम पैसा दे देंगे। इनको हम क्या दे देंगे, पैसा। और रोहन सोहन मोहन सुनील से हमने शेयर्स लिया और बदले में पैसा दे दिया। बदले में हमने उनको क्या किया, पैसा दे दिया। याद आया, बॉडी में क्या है, ये हो गया रिडम्पशन। ये क्या हो गया, रिडम्पशन। बट अब आउट ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, अब यहाँ हम अलग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, साल भर हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। हम क्या करेंगे, साल भर बिजनेस करेंगे। अच्छा, आपने प्रॉफिट कमाया मतलब इन अ वे और अनादर आपने कहीं ना कहीं कैश भी तो अर्न किया होगा ना। आपने प्रॉफिट कमाया तो इन अ वे और अनादर, अभी नहीं तो आगे कभी ना कभी तो वो कैश वापस आएगा ही ना, जो प्रॉफिट है। अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट में माल बेच दिया, प्रॉफिट तो हुआ बट कैश नहीं आया। कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना कैश, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना कैश। उससे हमने पेमेंट किया, यानी बेसिकली अल्टीमेटली जो हमने अर्न किया है, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है, उससे अगर हमने रीपेमेंट किया है तो इसको क्या बोलेंगे हम, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे हम, आउट ऑफ प्रॉफिट। बॉडी में गया है तो थम्सअप दो, बॉडी में गया है तो थम्सअप दो। क्लियर है क्या यहाँ तक, आगे बढ़ूँ। अब यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उस पर प्लीज़ बहुत अच्छे से एकदम नज़रें गड़ा गड़ा के ध्यान देना। अब जो मैं बोलने वाला हूँ, शुक्रिता देवदत्त, कोई दिक्कत है क्या। आउट ऑफ कैपिटल में हम क्या करते हैं, नया फ्रेश इशू। मैंने आउट ऑफ कैपिटल में मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए कि नए शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए। क्या मैंने एग्जिस्टिंग लोगों को ही शेयर्स दिए कि नए लोगों को शेयर्स दिए, चैट में एक बार लिख दो, एग्जिस्टिंग और न्यू। आउट ऑफ फ्रेश इशू में हमने एग्जिस्टिंग को दिया है कि नए शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग और न्यू। कम ऑन हरी अप फास्ट, चैट में देना। हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं दिए, हमने जो शेयर्स है वो न्यू शेयर होल्डर्स को दिए। हमने नए शेयर होल्डर्स बनाए और पुराने को रीपे कर दिया, नए शेयर होल्डर्स बनाए और पुराने को रीपे कर दिया। पीयूष दिक्कत है क्या, समझाए तो बोल। नए शेयर होल्डर्स को हमने शेयर्स दिए और पुराने को रीपे कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज, एक बार रिपीट कर दो। आउट ऑफ फ्रेश इशू में क्या हुआ, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको हम, उनसे हमने शेयर्स लिए और उनको पैसे दिए। अब इनको देने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से लाया, इनको देने के लिए पैसा लगेगा ना फर्म के पास, फर्म बोल रहा हूँ कंपनी के पास में। तो कंपनी वो पैसा कहाँ से लाने वाली है, उसके लिए हमने क्या किया, नए शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए और उनसे पैसा ले लिया, और ये पैसा हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया। तो मैंने सवाल आपसे पूछा था, आउट ऑफ फ्रेश इशू के अंदर में जो शेयर्स हमने इशू किए, नए वाले जो शेयर्स इशू किए, वो एग्जिस्टिंग को इशू किया है कि न्यू शेयर होल्डर्स को इशू किया है। अब आपको समझा। बट आउट ऑफ प्रॉफिट के अंदर में हमने एग्जिस्टिंग से शेयर्स तो लिए ही, जैसा वहां पे भी हमने एग्जिस्टिंग से शेयर्स तो लिया ही था, यहाँ भी हमने एग्जिस्टिंग से शेयर्स लेके पैसा दिया, बट जो पैसा दिया वो हमने कमा कर दिया, जो पैसा हमने दिया वो हमने कमा कर दिया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हमने कमाकर जो पैसा जमा किया है उसमें से पैसा दिया। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अब जरा ध्यान देना। व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ प्रॉफिट, ये जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ दिक्कत क्या आती है, बात समझना। ये प्रॉफिट है, टेक्निकली प्रॉफिट पे किसका हक है, कंपनी के प्रॉफिट पे किसका हक होता है, जवाब दो। थोड़ा दिमाग पे प्रेशर लाओ, जवाब दो। टेक्निकली जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है इस प्रॉफिट पे किसका हक होता है, कौन हक जताएगा इस प्रॉफिट पे, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। डोंट यू थिंक ये प्रॉफिट पे इक्विटी शेयर होल्डर्स हक जताएंगे, वो बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे कि हमारे को इसमें डिविडेंड दो। डोंट यू थिंक इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि हमारे को इसके ऊपर में डिविडेंड दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो डिविडेंड फिक्स है, उनको डिविडेंड बांटो। ये कमाई प्रॉफिट जो तूने कमाया उस प्रॉफिट पे उनका हक नहीं बनता, उस पर हमारा हक बनता है। हमको डिविडेंड दो, उनको रिपेमेंट करना है, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, तुम देखो। ये शेयर होल्डर्स बोल रहे हमको हमारा डिविडेंड चाहिए, हमको हमारा डिविडेंड चाहिए। तो आपको नहीं लगता अगले एजीएम में ये इक्विटी शेयर होल्डर आके तमाशे मचा सकते हैं कि तुमने प्रॉफिट कमाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे रिपे किया, हमसे पूछना था, हम मना कर देते थे क्योंकि हमको डिविडेंड चाहिए, हमको डिविडेंड चाहिए, हमको डिविडेंड चाहिए। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन पे रहते हुए अब आप बोलोगे सर जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड प्रपोज नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो शेयर होल्डर्स ऐसी कैसी उंगली कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन इलेक्ट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल बाय रोटेशन इलेक्ट होते हैं। अगले रोटेशन में मिल बेटा तू, जो डायरेक्टर बोलेगा कि मैं आपको डिविडेंड नहीं दे सकता क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना जरूरी है पैसा, वो डायरेक्टर को अगले रोटेशन में उड़ा देते हैं लोग कंपनी से। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन शायद आपका होने का है, उसको वापस वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन के नहीं लाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने की जिम्मेदारी तो कंपनी की है ना।
अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन के लाने की जिम्मेदारी तो कंपनी की है, समझाए तो तुम सब दो। तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को परेशान करते हैं अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना मिले। तो आपको नहीं लगता कंपनी के पास में अब डायलीमा है? व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी एक डायलीमा में फंस गई। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे करने के लिए पैसे नहीं बचे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ड्यू डेट आ गया, कंपनी लॉ वाली मेरी गर्दन पकड़ लेंगे, 20 साल हो गए तूने रीपे कैसे नहीं किया, लाके गर्दन पकड़ ली। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर आके मेरी गर्दन पकड़ेगा कि भाई हमको डिविडेंड क्यों नहीं दिया तूने, हमको डिविडेंड क्यों नहीं दिया। तो ये डायलीमा से ये डायलीमा के बाहर आने के लिए, ये डायलीमा में बाहर आने के लिए व्हेन इट कम्स टू रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर चिल्ला क्यों रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि उसको बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है और ये प्रॉफिट से हम शेयर्स को रिपे कर रहे हैं। तो एक काम कर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का मुंह बंद करवाना है तो तेरे पास ऑप्शन रहता है प्रॉफिट को कम कर दे। इक्विटी शेयर होल्डर्स का अगर मुंह बंद करवाना है तो तेरे पास में ऑप्शन क्या रहता है, प्रॉफिट को कम कर दे। एंड टू रिड्यूस प्रॉफिट वी आर गोइंग टू क्रिएट सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश क्रेडिट रिजर्व, नहीं 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 नहीं, सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या बोला बच्चा मैंने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर दे। क्या क्रिएट कर दे तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, सीआरआर। अब मेरे को पता अगर मैं रिजर्व है ना, दिस इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अगर मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा, जवाब दे। इफ वी क्रिएट रिजर्व तो प्रॉफिट का बैलेंस कम हो जाएगा, यस और नो में जवाब लिख फटाफट चैट में। अगर हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या एंट्री होती है रिजर्व क्रिएट करने की, एंट्री बोलो। डोंट यू थिंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सीआरआर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया तो तेरे को नहीं लगता प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली डेबिट हो जाएगा। जैसे तूने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दिया, प्रॉफिट कम हो गया, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स चिल्लाएंगे क्या, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स चिल्लाएंगे क्या, सोच के देख। प्रॉफिट दिख नहीं रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर चिल्लाएंगे नहीं, प्रॉफिट दिख नहीं रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर चिल्लाएंगे नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर शांत हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर शांत हो गए। बट ऐसा नहीं है, आप बेसिकली ऐसा कर रहे हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे हो। जो समझदार होंगे, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा होगा, उनको समझेंगे आपने क्या किया है, उनको समझेंगे आपने क्या किया है, वो भी चिल्लाने लगेंगे। अब उसमें क्या बोला हुआ है कंपनी एक्ट ने क्या बोला है, जो सीआरआर आप बना रहे हो, जो सीआरआर आपने बनाया, दिस सीआरआर कैन बी यूज्ड, दिस सीआरआर कैन बी यूज्ड टू इशू, क्या बोल रही है कंपनीज एक्ट, दिस सीआरआर का बैलेंस कैन बी इशूड यूज टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ये सीआरआर का बैलेंस आप यूज कर सकते हो टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर्स किसको इशू होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दिस सीआरआर का बैलेंस कैन बी यूज टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, दिस कैन बी यूज ओनली टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो सीआरआर के बैलेंस से हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, बॉडी में गया था थम्स अप दे। सीआरआर के बैलेंस से हम फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। अगर हम सीआरआर के बैलेंस से बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं तो अल्टीमेटली बोनस शेयर्स मिल जाएंगे इक्विटी को। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर बोनस शेयर्स मिल गए तो अब इक्विटी शेयर होल्डर हैज द ऑप्शन टू सोल्ड दोज इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट। अब जैसा मान ले मेरे पास पहले 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, कंपनी ने मेरे को 10,000 और इक्विटी शेयर्स दे दी, टोटल मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है। तो मेरे को इक्विटी शेयर्स तो मिल ही रहे ना, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स तो मिल ही रहे। अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो जो एडिशनल इक्विटी शेयर्स मिले, क्या इसको मैं ले जाके मार्केट में बेच के कैश रिलीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसको मार्केट में ले जाके कैश रिलीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इन फ्यूचर जब भी मेरे को इक्विटी शेयर्स दे देंगे एज अ बोनस, तो क्या उससे मैं कैश रिलीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। तो क्या हम ये सीआरआर, तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने बेवकूफ़ बनाया क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेवकूफ़ नहीं बनाया। बस कैश क्रंच का जो इशू था उसको हमने क्या बोला, एक काम कर हम तुमको कैश देने की जगह इक्विटी शेयर्स दे देंगे, अभी देंगे कब देंगे पता नहीं, बट तू टेंशन मत लेना, हमने सीआरआर बना लिया, और सीआरआर बना लिया तो इससे हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं जो तेरे को ही मिलने वाले। तो तू टेंशन क्यों ले रहा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तेरे को बोनस के माध्यम से वो प्रॉफिट मिल जाएगा, बोनस के माध्यम से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर शांत हो जाएगा, अब इक्विटी शेयर होल्डर शांत हो जाएगा। आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया। वाई वी ओपन सीआरआर, इसका लॉजिक क्लियर है तो थम्स अप दे दे। वाई वी ओपन सीआरआर, उसका लॉजिक क्लियर है तो थम्स अप दे दे, पक्का श्योर। ऐसे सीआरआर की जरूरत यहां पे है क्या, ऐसे सीआरआर की जरूरत आउट ऑफ फ्रेश इशू में है क्या, सोच के जवाब देना। ऐसे सीआरआर की जरूरत आउट ऑफ फ्रेश इशू में है क्या, क्या लगता है सीआरआर की जरूरत फ्रेश इशू में है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं, शेयर होल्डर चिल्ला रहे थे। सीआरआर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ शेयर होल्डर चिल्ला रहे थे कि भाई गरीब हमारा प्रॉफिट है हमको शेयर दे। यहाँ शेयर होल्डर, वहाँ शेयर होल्डर चिल्लाएंगा क्या,
वहां शेयर होल्डर का से भी है क्या? अरे मैंने नए शेयर्स इशू किए, उसमें तेरा से भी है क्या? उसमें तो कुछ बोल भी सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना, उसमें तो कुछ नहीं बोल सकता। शेयर होल्डर्स वहां कुछ नहीं बोलते, कोई हक नहीं बनता शेयर होल्डर्स का वहां कुछ कहने का। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे। क्लियर है क्या? तो वहां सीआरआर की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लिख देता हूं, वैसे यहाँ मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि यहाँ पे नो सीआरआर, यहाँ पे सीआरआर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीआरआर की जरूरत नहीं है। अब 2 मिनट सीआरआर के थोड़े लॉजिक और समझ लेते थेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी लॉ में भी इस पे लॉजिक्स आने वाले हैं, यहाँ भी लॉजिक है। कल चल के अगर आपके कंपनी लॉ के टीचर ने पूछा तो पता होना चाहिए कि एक कारण क्या है सीआरआर क्रिएट करने का, टू अवॉइड कैश क्रंच। मैंने वर्ड्स क्या वापरे? टू अवॉइड कैश क्रंच, बिकॉज कंपनी वाज अंडर द डायलेमा ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को पे करूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करूं। इक्विटी को दूंगा तो प्रेफरेंस को पे नहीं कर पाऊंगा, तो कंपनी लॉ वाले गर्दन पकड़ लेंगे। प्रेफरेंस को दे दूंगा, इक्विटी को नहीं दूंगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। दैट टू अवॉइड कैश क्रंच वी हैव क्रिएटेड सीआरआर। वो कैश क्रंच अवॉइड करने के लिए हमने सीआरआर बनाया। और क्या कारण होते? थोड़ा दिमाग लगाना। अब जो मैं कारण समझा रहा हूं उसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा। एक चीज समझ, देयर इज अ रेशो कॉल्ड एज डेथ इक्विटी रेशो। डेथ इक्विटी रेशो नाम का एक रेशो होता है। इसका मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। डेथ इक्विटी रेशो मतलब से एग्जांपल के तौर पे दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है? बैलेंस शीट में मान ले तेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है 2 लाख के, इक्विटी शेयर होल्डर्स है 2 लाख के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तेरे 1 लाख के, और तेरे लोन डिबेंचर या आउटसाइड लाइबिलिटी मिला के 3 लाख है। ये कितनी होगी तेरी? 3 नहीं ले लेते, इसको ले लेते 6 लाख। इसको कितना ले लेते? 6 लाख, बराबर है। डेथ इक्विटी रेशो का मतलब क्या होता है? डेथ्स अपॉन इक्विटी। डेथ इक्विटी रेशो का मतलब सिंपल है, डेथ अपॉन इक्विटी। एंड व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, कैन यू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? चलो थोड़ा सा नॉलेज चेक करते हैं आपका। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? शायद ही आपको पता होगा इक्विटी मतलब क्या है। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? हाँ जी, इक्विटी मतलब क्या? अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूँ। इक्विटी शेयर और इक्विटी, इन दोनों का मतलब सेम है क्या? इक्विटी शेयर और इक्विटी दोनों का मतलब सेम है क्या? सीबीएसई वाले, मेरे को आपसे उम्मीद है, स्टेट वालों को इतना डिटेल में था नहीं एक्चुअली। अकाउंट्स में पता नहीं, थेरी में होगा तो होगा पता नहीं, अकाउंट्स में इतना डिटेल में नहीं था स्टेट वालों को। ये दोनों मीनिंग्स अलग अलग होते, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग होते। इक्विटी शेयर्स मतलब जो आप अब तक समझ रहे हो, इक्विटी का मतलब होता है ओनर फंड। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड। ये एक्चुअली एफएम का कंसेप्ट, एफएम का टर्म है। इक्विटी इज एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टर्म है इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। व्हेन यू से इक्विटी, व्हेन यू से इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आता है? गड़बड़ मत करना। इक्विटी में क्या क्या आता है समझ। इक्विटी शेयर्स आते हैं, साथ साथ में प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, और साथ साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं। बॉडी में क्या है तो थम्स अप दे। ये दोनों टर्मिनोलॉजी के मीनिंग अलग अलग है, मिक्स मत करना। 80% ऑफ द स्टूडेंट डू द मिस्टेक ऑफ कीपिंग देम एज सेम। इक्विटी शेयर्स अलग है और इक्विटी ये टर्मिनोलॉजी का मीनिंग अलग अलग है। वो इक्विटी टर्मिनोलॉजी से हमने वर्ड निकाला इक्विटी शेयर्स, इसलिए गड़बड़ मत करना। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनके पास सारे वोटिंग राइट्स होते हैं, पूरा डिविडेंड पे हक उनका होता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स भी जिसको आप बोल सकते हो, दे आर ऑर्डिनरी शेयर्स। बट इक्विटी मतलब जिसमें इक्विटी शेयर्स यानी ऑर्डिनरी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है सभी को। दिस इज इक्विटी। तो डेथ इक्विटी हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज डेथ अपॉन इक्विटी। डेथ अपॉन इक्विटी मतलब मेरे टोटल इक्विटी वाले एग्जांपल में कितने हैं, 2 लाख या 3 लाख। ये वाले एग्जांपल में मेरे इक्विटी पूछ रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर्स नहीं पूछ रहा ना 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 ना, इक्विटी शेयर्स नहीं पूछा मैंने, बोला टोटल इक्विटी कितने हैं, 2 लाख या 3 लाख। चैट में लिख फटाफट, इक्विटी शेयर कितने 2 लाख या 3 लाख? 3 लाख है। तो मेरा डेथ इक्विटी रेशो क्या हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, यानी डेथ इक्विटी रेशो इज 2:1। बराबर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। मेरा डेथ इक्विटी रेशियो है 2:1। आगे बढ़ जाओ अब यहाँ से। अब खेल समझो, अब खेल समझो, ठीक है? अब खेल समझो। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को रिपे कर दिया, ना मैंने शेयर्स इशू किए ना मैंने प्रॉफिट कमाया, बस प्रेफरेंस शेयर्स को रिपे कर दिया, बचा हुआ जो पैसा था प्रेफरेंस शेयर्स को रिपे कर दिया। आफ्टर रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मेरा नया डेथ इक्विटी रेशियो क्या बन जाएगा?
आफ्टर रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माई डेथ इक्विटी रेशियो विल बी, मेरा डेथ इक्विटी रेशियो ये हो जाएगा क्या, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मतलब ये 3 हो जाएगा क्या, 3/1, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी 3/1। तो आपको नहीं लगता 2:1 से 3:1, अच्छा ये अच्छा है या बुरा है, 2:1 से 3:1 अगर मेरा डेथ इक्विटी रेशियो गया तो ये अच्छा है या बुरा है, बुरा है। एक जन ने बोला है बुरा है, क्यों बुरा है एक बार समझ लो। डेथ इक्विटी रेशियो का मीनिंग समझना जरा। अगर हम डेथ इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, जब हमारा 2:1 आया था, डेथ इक्विटी रेशियो जब हमारा 2:1 आया था, इसका मतलब क्या होता है कि बाहर वाले ने 2 रुपए लगाए, बाहर वाले ने 2 रुपए लगाए तो ओनर ने 1 रुपए लगाए, ऐसा ही हुआ ना इसका मीनिंग। बाहर वाले ने 2 रुपए लगाए तो ओनर ने 1 रुपए लगाया, मैंने इक्विटी शेयर्स नहीं बोला, मैंने ओनर बोला क्योंकि इक्विटी लिखा था। समझाया तो थम्स अप दे। डेथ इक्विटी रेशियो का मीनिंग समझा क्या, बाहर वाले के 2 रुपए लगते हैं तो ओनर का 1 रुपया लगा हुआ है, तो बाहर वाले को कॉन्फिडेंस है कि ओनर के भी पैसे भी लगे हुए, जितना हमने लगाया उसका आधा पैसा तो ओनर नहीं लगाया, जितना हमने लगाया उसके रेशियो में आधा पैसा तो ओनर ने भी लगाया, उतना पैसा आधा भी ओनर ने लगाया। बट अगर डेथ इक्विटी रेशियो 3:1 हो गया, मतलब बाहर वालों का पैसा ज़्यादा हो गया और ओनर का पैसा कम हो गया ना, बाहर वालों का पैसा ज़्यादा हो गया, ओनर का पैसा कम हो गया। आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर बोलोगे अच्छी बात है, हम तो बाहर वाले के पैसे में खेल रहे, बट बाहर वाले घबराने लगेंगे ना, बाहर वालों को ये लगने लगेगा ना कि ये तो ओनर फर्म बंद करके भग सकता है, कंपनी बंद करके भग सकता है, उनका आपके ऊपर विश्वास कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। समझा है तो चैट में एक बार थम्स अप दे। डोंट यू थिंक बाहर वालों का ट्रस्ट हम लूज कर सकते हैं, तो ये बुरा है। डेथ इक्विटी रेशियो डाइल्यूट नहीं होना, डाइल्यूट बोलते हैं इसको, डेथ इक्विटी रेशियो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। डेथ इक्विटी रेशियो अगर डाइल्यूट होता है तो वी माइट लूज द ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर। तो टू मेंटेन दैट डेथ इक्विटी रेशियो हमारे पास 2 ऑप्शन है, टू मेंटेन दैट डेथ इक्विटी रेशियो हमारे पास में 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, नए इक्विटी शेयर्स इशू कर लूं, नए शेयर्स इशू कर लूं, इक्विटी या प्रेफरेंस मैंने अगर नए इक्विटी शेयर्स इशू कर लिया, अगर मैंने नए इक्विटी शेयर्स इशू कर लिया तो मेरा डेथ इक्विटी रेशियो क्या बन गया बोल, अब डेथ इक्विटी रेशियो वापस चला गया क्या, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख पे। अगर मैंने फ्रेश इशू कर दिया, अगर मैंने फ्रेश इशू कर दिया तो आफ्टर फ्रेश इशू क्या वो मेरा डेथ इक्विटी रेशियो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख पे चला गया, हाँ या ना, 2:1 पे चला गया, 2:1 पे चला गया, जो पुराना था वही मेंटेन हो गया। अगर मैं फ्रेश इशू नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीआरआर भी बनाना चाहता हूँ, तो डोंट यू थिंक इक्विटी के फॉर्मूले में रिजर्व्स भी आते हैं। तो अगर मैंने फ्रेश इशू नहीं भी किया, अगर मैंने सीआरआर भी बनाया तो भी मेरा डेथ इक्विटी रेशियो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख के इक्विटी शेयर्स और 1 लाख का सीआरआर, 2 लाख के इक्विटी शेयर्स और 1 लाख का सीआरआर, अल्टीमेटली 2 लाख के इक्विटी शेयर्स और 1 लाख का सीआरआर मिला के, 2 लाख के इक्विटी शेयर और 1 लाख का सीआरआर मिला के वो 3 लाख यानी 2/1 ही गया, 2/1 ही गया। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे, यस और नो। तो क्या डेथ इक्विटी रेशियो यहाँ पे मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, तो क्या डेथ इक्विटी रेशियो यहाँ पे मेंटेन हुआ या नहीं हुआ। तो डेथ इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए भी हम सीआरआर क्रिएट करते हैं, डेथ इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए भी सीआरआर क्रिएट करते हैं। आउट ऑफ फ्रेश इशू में डेथ इक्विटी रेशियो पे कोई भी घात नहीं आता है, आउट ऑफ फ्रेश इशू में डेथ इक्विटी रेशियो पे कोई घात नहीं आता है। इसका मोटिव, किसका मोटिव, डेथ इक्विटी रेशियो मेंटेन करने का मोटिव पूछ रहा है कि सीआरआर बनाने का मोटिव पूछ रहा है। वैसे मैंने ये सीआरआर बनाने का मोटिव बताया, टू मेंटेन डेथ इक्विटी रेशियो। अगर हम सीआरआर क्यों बना रहे, वी आर प्रिपेयरिंग सीआरआर ताकि हमारा डेथ इक्विटी रेशियो डाइल्यूट ना हो। हम सीआरआर क्यों बना रहे, ताकि हमारा डेथ इक्विटी रेशियो डाइल्यूट ना हो। और डेथ इक्विटी रेशियो क्यों मेंटेन करना है, सो दैट वी कैन नॉट लूज द ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर, सो दैट वी कैन नॉट लूज द ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर, एज वेल एज कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ में भी बोला हुआ है कि यू हैव टू मेंटेन डेथ इक्विटी रेशियो इन 2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू, यहाँ से आगे बढ़ू। सीआरआर का लॉजिक क्लियर है, वाई वी प्रिपेयर, वाई वी ओपन सीआरआर। अब हम रीपेमेंट की एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। रीपेमेंट की एंट्रीज हम क्वेश्चन से समझते हैं, रीपेमेंट की एंट्रीज हम क्वेश्चन से समझते हैं। सीआरआर और इसका लॉजिक क्लियर है ना, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी इसकी मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, या आज हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में एक बार पटपट मॉड्यूल से थ्योरी देख लेंगे कि हल चल के अगर थ्योरी पे क्वेश्चन आया, कंपनी लॉ में तो पक्का आ सकता है, तो अगर थ्योरी पे क्वेश्चन आया तो हमको आंसर लिखते आना चाहिए। ठीक है, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, चल आ जा, ध्यान दे। प्रॉब्लम नंबर 1, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठ, चकलस बकर मस्ती नहीं करना। Vanity Limited had issued
1000 इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर दिए बच्चा इसने? 1000 इक्विटी शेयर्स. 1000 redeemable preference shares of rupees 10 is repayable at a premium of 10%. These shares are to be redeemed now out of accumulated reserve. Accumulated reserve मतलब redemption out of profit या redemption out of capital? बच्चा जवाब दे. redemption out of profit या redemption out of capital? Don't you think this is redemption out of profit? This is redemption out of profit. Which are more than necessary sum required for redemption. हमारे पास भरपूर प्रॉफिट है, हमने भरपूर कमा लिया. शो द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी अज्यूमिंग दैट द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. इसका मीनिंग क्या है मैं बाद में समझाता हूँ. अज्यूमिंग दैट द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स हैज टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ, पेशेंस रखना. इसका मीनिंग समझने के लिए आपने थोड़ा पेशेंस रखना, मैं समझाऊंगा. हैव नो फियर व्हेन आई एम देयर. ठीक है, चलो. सबसे पहले आपको कंपनी के बुक्स में नेसेसरी एंट्रीज पास करना है. इशू की एंट्री पास कर सकते हो क्या आप लोग? 1000 शेयर्स है, 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जो 100 रुपए के, जिसका रीपेमेंट प्रीमियम पे है. रीपेमेंट बाद में ना. नॉर्मल इशू की एंट्री पास कर सकते हो? यस और नो बोलो. आपके पास में 30 सेकेंड्स है. यू हैव 30 सेकेंड्स टू पास इशू का एंट्री. कम ऑन हरी अप. इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एंट्री पास करो. सीए फाउंडेशन. हाँ जी, हो गया है क्या? इशू ऑफ प्रेफरेंस, इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंट्री पास हुई है. बोल. क्या हो जाएंगी एंट्री? बोल. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर 1000 इंटू 100. तुरंत ड्यू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 इंटू 100. दैट्स इशू ऑफ शेयर्स. ये काय की एंट्री होगी तेरी? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हमारा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एंट्री इज डन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडम्पशन क्या है केस में? ये समझाया तो पहले थम्स अप दे दे फटाफट. इशू समझाया तो थम्स अप दे दे. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? हमको रिपेमेंट करना है. रिपेमेंट करना है. रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट. रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट है मतलब वी हैव टू क्रिएट सीआरआर. हाउ मच सीआरआर वी हैव टू क्रिएट? ऑफ कोर्स 100%. व्हाई 100%? डेथ इक्विटी रेशियो मेंटेन रहना चाहिए ना, तो आपको 100% ही क्रिएट करना पड़ेगा. 100% ऑफ फेस वैल्यू. सीआरआर इज क्रिएटेड, एक्चुअली जो कंपनी लॉ में वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू. वर्ड क्या लिखे हुए बेटा कंपनी लॉ के अंदर में? सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू का आपको सीआरआर क्रिएट करना है. सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू का आपको क्या क्रिएट करना है? सीआरआर. बॉडी में क्या है तो थम्स अप दे. सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू का हमको क्या क्रिएट करना है? सीआरआर. ठीक है. सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है?
सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू मतलब होता है 100%, 100% का आपको क्या करना है, CRR। तो 100% का CRR क्रिएट करना है, तो दैट इज व्हाट नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो आपने रीपे किया है उसका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर रीपेड इज 1 लाख। तो CRR क्रिएट कर दोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दिस इज क्रिएशन ऑफ CRR, दैट इज 1 लाख। 1 लाख का 100%। बॉडी में क्या आया तो थम्स अप दो, बॉडी में क्या आया तो थम्स अप दो। क्लियर है क्या? अब हमको रीपे करना है, मेरे को बताओ रीपे करेंगे तब क्या होगा? रीपे करेंगे तो आपको नहीं लगता ओनर की उधारी खत्म करनी पड़ेगी हमको? जब आपने इशू किया था तो आपने क्या बोला था, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। ये लॉजिक याद आया क्या फाउंडेशन का? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करके आपने ओनर की उधारी शुरू की थी जब आपने ड्यू किया था। अब जब जब हम रीपे करेंगे तो उल्टा करेंगे ना। रीपे करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ओनर की उधारी खत्म। बोल, जवाब दे बच्चा। जब हम रीपे करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, एक बार फटाफट बोल। ओनर की उधारी खत्म। मैं कहता अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट अगर आपको खत्म करना है तो काटने से काम चलता है कि इफेक्ट देना पड़ता है? आपको ओनर यानी इक्विटी, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम का अकाउंट खत्म करना है, ओनर की उधारी खत्म करना है। ओनर का उधारी खत्म करना है मतलब आपको नहीं लगता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम का अकाउंट खत्म करना है? ओनर की उधारी खत्म, बच्चा जवाब दे फटाफट बोल। ओनर की उधारी खत्म करना है, ओनर का क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, जितने से क्रिएट हुआ है। जितने से क्रिएट हुआ है मतलब दैट इज फेस वैल्यू 1 लाख। हाँ या ना? ओनर की उधारी खत्म, हमने क्या किया, ओनर की उधारी खत्म। अब ये पे किसको करना है, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब किसको पे करना है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट मेरे सवाल का जवाब दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 100 के बदले में 100 रुपए दे रहे हैं या 110 रुपए दे रहे हैं? यानी अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूं तो देयर आर नंबर ऑफ शेयर्स, देयर आर 1000 नंबर ऑफ शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 100 है, उसका इशू प्राइस 100 है, बट उसका रिडीमेबल वैल्यू 110 है। उसका रिडीमेबल वैल्यू कितना है, 110। मैं 100 के बदले में 100 वापस नहीं कर रहा हूँ, 100 के बदले में हम कितना वापस कर रहे हैं, 110। वी आर रीपेइंग 10% प्रीमियम, रीपेबल एट 10% प्रीमियम। तो वापस करते वक्त हम 110 रुपये वापस कर रहे हैं, बराबर है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की उधारी जो क्रिएट होंगी वो फेस वैल्यू पे नहीं होंगी, वो क्रिएट कितने पे होंगी, 110 पे। 110 पे समझाए तो हम सब दे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 1 लाख के बदले में 1,10,000 रुपये देने, 1 लाख के बदले में 1,10,000 रुपये देने, हम ज़्यादा दे रहे, हम रीपेमेंट, yes, repayment can be done at premium, repayment can be done at premium. Similarly, if the shares can be issued at premium, similarly the repayment can be done at premium. Sukrita, yes, Shukrita and पीयूष बेटा समझा है क्या? देन रीपेमेंट इज डन एट प्रीमियम, रीपेमेंट इज डन एट प्रीमियम। अब जो प्रीमियम पे हम 10,000 रुपये ज्यादा दे रही है, हमारा फायदा या नुकसान है? अगर हम रिडम्शन प्रीमियम 10,000 रुपये जो ज़्यादा दे रहे हैं वो कंपनी का फायदा या नुकसान है? नुकसान है ना, नुकसान है। लॉस, लॉस विल बी डेबिटेड टू, बोल बच्चा, लॉस है, लॉस विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, लॉस विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम। लॉस है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्शन नाम का लॉस है। कितना लॉस है तेरा, 10,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है यहाँ तक, समझाया तो हम सब दे। लॉस है ना, ये हमारा लॉस है, 10,000 रुपये का लॉस है, लॉस है इसलिए डेबिट हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्शन नाम से। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे कर देंगे, पे कर देंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। पे करेंगे तो ना व्हाट विल हैपन, अब हम पे किसको करने वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना पे करेंगे, 1,10,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बिकम रिसीवर। और रूल क्या है, रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बिकम डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट हो जाएंगे 1,10,000 से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 1,10,000 से, बराबर है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने 1,10,000 रुपये दे दिया और जेब से पैसा गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने 1,10,000 रुपये दे दिया और जेब से पैसा गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू यहाँ से। अब बच्चा इसके बाद ना एक ट्रांसफर एंट्री पास होंगी, इसके बाद ना एक ट्रांसफर एंट्री पास होंगी। क्या मैं बताता हूँ, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ये कंपनी के लिए है, फायदा या नुकसान है? प्रीमियम और रिडम्पशन कंपनी के लिए क्या है, फायदा या नुकसान है? जवाब दे। प्रीमियम और रिडम्पशन कंपनी के लिए क्या है, फायदा या नुकसान है? कमन हरी अप फास्ट। नुकसान है, नुकसान है। अच्छा, लॉस कितने प्रकार के होते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था। लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के लॉस होते हैं ना, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। याद है क्या? रेवेन्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, कैपिटल लॉस एडजस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं।
फाउंडेशन, याद आया तो थम्स अप दे, याद आया तो थम्स अप दे। कायदे से प्रीमियम रिडम्पशन इज ए कैपिटल लॉस, प्रीमियम रिडम्पशन इज कैपिटल लॉस, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सम डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसके लिए ज़रा सा आप लोगों को कंपनीज एक्ट था क्या फाउंडेशन में? हाँ या ना बोलो ना, मैं उम्मीद ही छोड़ दूंगा, अगर नहीं था, अगर आप बोलते हो तो मैं उम्मीद ही छोड़ दूंगा ना आपसे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। था क्या कंपनीज एक्ट? अगर कंपनीज एक्ट था तो वहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स था क्या? इशू ऑफ शेयर्स था क्या? इशू ऑफ शेयर्स नाम का टॉपिक था क्या? नो। चला जा, एक 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 छोटा सा टॉपिक है। Proceeds from issue of debentures cannot be utilized for the purpose. The problem arises when the fresh issue is made. ये छोड़ दे, मेरे को ये वाले सेक्शन पे लाना है। सेक्शन 52 था क्या आपको? सेक्शन नंबर 52 था क्या, एक बार याद करो। नहीं था सेक्शन नंबर 52, आपने नहीं पढ़ा अब तक? कंपनी एक्ट का सेक्शन है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है, ध्यान दे। इसके 10-10 रुपये अलग से जमा करवाना, मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ आपको, ध्यान दे 2 मिनट। आपको ये याद है क्या, बचपन में हम फ्रेश इशू जब भी शेयर्स इशू करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम नाम का एक अकाउंट क्रिएट होता था, याद है क्या? जब भी हम शेयर्स इशू करते थे या डिबेंचर्स इशू करते थे तो एक अकाउंट क्रिएट होता था सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सिक्योरिटी प्रीमियम आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते थे, ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इसका करेंगे क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ पढ़ा रहेगा क्या? नहीं, इट कैन बी यूटिलाइज्ड। देख, एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी अप्लाइड बाय द कंपनी। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम उसको? उसको 5 जगह यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, कितनी जगह पे यूज़ कर सकते हैं? 5। क्या क्या 5 जगहों पे यूज़ कर सकते हैं हम? एक मिनट, कोई चेंजेस है क्या सेक्शन 52 में, वो चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि आप लोगों के पास में नए मॉड्यूल है नहीं ना अभी तक। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, कोई चेंजेस है नहीं, मैं एक्चुअली दिखाता हूँ। क्या है ना, बच्चे फिर यूट्यूब वाले थोड़े से कमेंट में लिखते हैं सर इसमें चेंज हुआ है, पता नहीं कहाँ से सुन के आते हैं, वो पुराना ही पढ़ रहे होंगे, पुराने वीडियो खुद देखते हैं और मेरे को बोलते हैं कि सर उसमें चेंजेस हुए हैं। पुराने इसमें अलग था, अभी 2013 जब से एप्लीकेबल हुआ है तो उसके अंदर में यस ऑफकोर्स चेंजेस हुए हैं, बट मैं चेंजेस वाला ही पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है, बता देता हूँ। ये नहीं खोलना था, ये नहीं खोलना था, ये नहीं खोलना था, मेरे को ये खोलना था। क्या बोले हमने? सेक्शन 52 पढ़ रहे हैं, हमको सेक्शन 52 किधर को आएगा, ये आ गया ना, शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ठीक है, विजिबल है क्या? जूम कर देता हूँ। कितने पॉइंट दिए हुए? सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। ये बेयर टेक्स्ट है, बेयर टेक्स्ट समझता है क्या आपको? बेयर टेक्स्ट क्या है? बुक में जो लिखे रहते हैं, मेरे बुक में भी या इंस्टीट्यूट के बुक में कई बार उसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है, ये हम बेयर टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। टूवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर ऑफ द कंपनी मेंबर्स फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम से मैं बोनस शेयर्स दे सकता, बोल हाँ या ना? कैन आई यूज सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स? सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस शेयर्स दे सकते, यस, परफेक्ट। दूसरा क्या है? टू राइटिंग द पीली मिली एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। पीली मिली एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? पीली मिली एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? जो फॉर्मेशन के टाइम पे लगता है ना, स्टैम्प ड्यूटी, उसके अलावा जो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको लगता है वो राइट ऑफ करने के काम आ सकता है, प्राइमरी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। बॉडी में गया तो थम्स अप दो, बॉडी में गया तो थम्स अप दो, स्टैम्प ड्यूटी पे करते, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वगैरह, जो भी आप फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के लिए लीगल ड्यूटीज़ के लिए जो खर्चा करते हो आप उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो। टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड
डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कॉमन सिक्योरिटीज. क्या क्या बोला उसने? इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स. एक मिनट है, इश्यू ऑफ, बहुत जूम कर दिया, हम इतना जूम नहीं कर सकते, इतना रखना पड़ेगा हमको, नहीं तो वो दिख नहीं रहा है. यहाँ पूरा कवर हो रहा है वो. एक मिनट. क्या क्या पढ़ा हमने? क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने बोनस के लिए दे सकते हैं, एक हमने पढ़ा बोनस, दूसरा हमने पढ़ा पीली मिली एक्सपेंसेस. अगला क्या है? कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. अब आप कई बच्चे बोल सकते हैं सर शेयर्स में डिस्काउंट, अरे बेटा डिबेंचर भी लिखा है ना, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर है, याद रहेंगे. याद रख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस याद कैसे रखेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी पहला बोनस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट या कमीशन पेड, डिस्काउंट या कमीशन पेड एट द टाइम ऑफ इशू, डिस्काउंट और कमीशन पेड एट द टाइम ऑफ इशू. अगला प्रोवाइडिंग फॉर्म प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसके लिए यहाँ पे है. प्रोवाइडिंग फॉर्म प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. तो याद रखना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बाद में मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर हमारा वहाँ रहेगा. तो कैन आई यूज सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस टू एडजस्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? हाँ या ना में जवाब दे. क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे. ये सेक्शन 52 में लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 52. एक सेक्शन नंबर 68 है जो बायबैक है. सेक्शन नंबर 58 बायबैक है, ये भी पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे, है हमारे अकाउंट्स में भी है. सेक्शन नंबर 68 के हिसाब से फॉर द परचेजेस ऑफ ओन शेयर्स अदर देन और अदर सिक्योरिटीज, खुद के ही शेयर्स खरीदने के लिए भी, वो कैसा क्या हम पढ़ेंगे. तो मेरे को बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है इसको अगर हमको अप्लाई करना है तो कितनी जगह है? 5. याद रखते वक्त कैसा याद रखोगे? 4+1. याद रखते वक्त कैसा याद रखोगे? 4+1. वाई आई एम सेइंग 4+1? 4 बैलेंसेज आपके 52 के हिसाब से और एक किसके हिसाब से? 68 के हिसाब से. अभी उन्होंने अमेंड करके 68 का भी 52 के साथ लिख तो दिया. पहले ये 68 का अलग था, बच्चे 4 याद रखते थे, 5वां याद नहीं रखते थे, बट अभी उन्होंने अमेंड कर दिया. पहले डी पॉइंट तक के ही था, अभी ई पॉइंट तक आ गया. बॉडी में गया तो थम्स अप दे, बॉडी में गया तो थम्स अप दे. ये मैं कहीं अलग से नहीं पढ़ा रहा, ये तेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, ये तेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है. कहाँ गया? ये देखिए रहा, देख कहाँ लिख सकते? टूवर्ड इशू ऑफ टू द मेंबर फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज. देख यहाँ पे कायदे से उन्होंने सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, तो आपको नहीं लगता है थोड़ा खतरनाक टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया उन्होंने? सिक्योरिटीज में बोला तो डिबेंचर्स भी आ गए ना. यहाँ पे इसको सिक्योरिटीज को काटो और इसको लिखो शेयर्स, सिक्योरिटीज को काटो और शेयर लिखो. अब वो कई बार बोल सकते हैं हमने तो यहाँ शेयर्स लिख दिए थे, तूने कहा ज़्यादा का दिमाग लगाया. हमने तो यहाँ मेंबर्स लिख दिए थे, मेंबर्स यानी ओनर होता है, तो डिबेंचर्स का दिमाग, वो वैसा बोले, बट काट के शेयर्स लिख दे. पीली मिली एक्सपेंस, कमीशन, एक्सपेंसेस और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ अलाउड टू द सिक्योरिटीज. अब यहाँ सिक्योरिटीज टर्मिनोलॉजी सही है. क्यों सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी सही है? क्योंकि यहाँ शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों कवर किया हुआ है, शेयर और डिबेंचर्स दोनों कवर किया हुआ है, तो यहाँ सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी सही है. समझ में आया क्या? एंड टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी एंड ओन शेयर्स. तो वही सारी चीज़ जो हमने सेक्शन नंबर 52 में पढ़ी वही है. बॉडी में गया है तो थम्स अप दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे. समझ में आया? As per section 52, as per section 52 प्रीमियम और रिडम्पशन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम. अब आपको पता है क्या क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन में जो लाइन थी जिसको मैंने बोला था मैं बाद में समझाऊंगा, ये देखिए वाली लाइन जो है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली लाइन इसको पढ़. अज्यूमिंग दैट द प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स हैज टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, क्या लिखा हुआ है? हैज टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द कंपनीज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. किसके हिसाब से? सेक्शन 52. किसके हिसाब से? सेक्शन 52. तो आपको नहीं लगता दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का बैलेंस, दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू. जवाब दे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? बोल बच्चा बोल, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रीमियम और रिडम्पशन का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ट्रांसफर एंट्री, रूल या लॉजिक? अभी हमने कंपनी लॉ पढ़ा, अब कंपनी लॉ को अकाउंट्स में अप्लाई कर रहे हैं. ट्रांसफर एंट्री, रूल या लॉजिक? लॉजिक लगेगा ना. सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट बैलेंस है, प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एज अबाउट 10,000. और ये कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम. तो एंट्री क्या रहेंगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन.
समझा आए तो थम्स अप दो, समझा आए तो थम्स अप दो। मजा आई, मजा आई। सुचित, पीयूष और देव, कोई डाउट है तो पूछ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कोर्स ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या अज्यूम ना करे तो क्या, अच्छा ये वाला कि सर अगर ये ऐसा बोला नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करो, तो ऐसे टाइम पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर बैलेंस नहीं है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर अजम्पशन ये नहीं बोला है उसने, अजम्पशन ये नहीं बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम में डालो, तो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। फिर कहाँ ट्रांसफर होगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस में। बट ट्रांसफर जरूर होगा, बट ट्रांसफर जरूर होगा। इफ इट इज नॉट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में शायद बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो ही आप यूज कर सकते हो, बैलेंस नहीं है तो जबरदस्ती यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे टाइम पे इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई डाउट है, और कोई डाउट है किसी को? हाँ पीयूष बोल। प्रॉफिट तो रिड्यूस कर लिया ना हमने, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। अब प्रॉफिट की जगह मैंने जनरल रिजर्व यूज कर लिया, एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते, इसको छाप लो। लिख लिया है क्या, आंसर की लिखने की हो? पहला इशू की एंट्री तो आपने लिख ली होंगी, इशू की एंट्री देख लो फटाफट, 10 सेकेंड है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एंट्री देख लो फटाफट। रिडम्पशन का एंट्री चेक कर लो फटाक से। अब मैं हल्की सी स्पीड बढ़ा दूंगा अगले क्वेश्चन में। लिख के हो जाए तो एक बार डन करके लिख देना चैट में, लिख के हो जाए तो डन करके लिख देना चैट में। सुचित, लॉजिक रिपीट करके चाहिए कि एंट्री रिपीट करके चाहिए? एंट्री ना, देख सीआरआर क्रिएट करना है तो देखो क्या करना है, तेरा प्रॉफिट का बैलेंस कम करना है। सीआरआर क्रिएट करना है तो अल्टीमेटली देखो प्रॉफिट का बैलेंस कम करना है। प्रॉफिट का बैलेंस कम करना है तो प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस से कम करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सीआरआर क्रेडिट हो जाएगा, रिजर्व क्रिएट हो जाएगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अब आप बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं डेबिट किया, आपने जनरल रिजर्व को डेबिट किया। सुन सुन सुन, सुन ले 2 मिनट। सीआरआर कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। सीआरआर कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। लॉजिक भी सही है, क्यों? सीआरआर क्रिएट करने का कारण ही ये था ना कि शेयर होल्डर्स का मुंह बंद करना है। सीआरआर क्रिएट करने का कारण ही ये था ना कि शेयर होल्डर्स का मुंह बंद करना है। तो क्या सीआरआर कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, अगर मैं ऐसी बात करूँ तो कैन आई यूज सीआरआर के क्रिएशन के लिए, सीआरआर के क्रिएशन के लिए कैन आई यूज जनरल रिजर्व? कैन आई यूज जनरल रिजर्व, यस और नो? यस, आई कैन यूज जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट हो सकता है। कैन आई यूज डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड? एक डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ये डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड ही डिविडेंड के लिए, कैन आई यूज दैट? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड डेबिट कर सकता हूँ। कैन आई यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्रिएट सीआरआर? कैन आई यूज दैट? हम ये तीनों चीज यूज करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। वी कैन नॉट यूज ऑल ऑफ दिस 3 आइटम्स टू क्रिएट सीआरआर। कैन आई यूज सिक्योरिटी प्रीमियम टू क्रिएट सीआरआर? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड है क्या? नो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज। वी कैन यूज जनरल रिजर्व, वी कैन यूज इक्विलाइजेशन फंड, वी कैन यूज प्रॉफिट एंड लॉस। लॉजिक स्पीक्स की वो चीज यूज करो जो लेस लिक्विड है। सबसे पहले क्या यूज करो? जो लेस लिक्विड है। इन तीन में से सबसे लेस लिक्विड क्या है?
जनरल रिजर्व की लिमिटेड यूज़ है, जनरल रिजर्व की लिमिटेड यूज़ है, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, फिर यूज़ करो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, उसके लिमिटेड यूज़ है बट P&L से कम है, जनरल रिजर्व से ज़्यादा है, और लास्ट में यूज़ करो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि अगर आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस से CRR क्रिएट कर लिया तो आपको नहीं लगता आप लेस अरे जैसा एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जा रहे हो सब्जी खरीदने, अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सब्जी खरीदने जा रहे हो, आपके पास में 10-10 रुपए के 10-10 रुपए के 10 नोट है, ठीक है, 10-10 रुपए के 10 नोट है, ठीक है, और 100 रुपए का एक नोट है, 100 रुपए का एक नोट है, ठीक है। आपने आलू खरीदा, अभी आजकल थोड़ा सब्जी खरीदने जाता हूँ मैं, ठीक है, इसलिए मेरे को समझता है। आलू खरीदा अपन ने, ठीक है, आलू का भाव चल रहा है 100 रुपए किलो, नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 किलो आलू खरीदे, मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं 10-10 रुपए के 10 नोट दे दूँ या 100 रुपए का एक नोट दे दूँ, क्या लॉजिक बनता? क्या लॉजिक बनता बोल? 10-10 रुपए के 10 नोट देना ज़्यादा सही है कि 100 रुपए का एक नोट देना ज़्यादा सही है? मैंने आलू के लिए ये नोट दे देना चाहिए ना, क्योंकि अब अगले काउंटर पर गया और मैंने वहाँ से ककड़ी खरीदी, ककड़ी 1 इंच पाव खरीदी, 20 रुपए की पड़ी, ककड़ी मेरी, आलू जो पड़े वो 100 रुपए के पड़े, बट ककड़ी जब मैंने खरीदा, ककड़ी कुकुम्बर 20 रुपए के पड़े। अगर मैं आलू के वक्त ये दे देता तो आपको नहीं लगता मेरे को फिर चिल्लर करने में दिक्कत होती? आलू के वक्त अगर मैं वो दे देता 10-10 रुपए के 10 नोट, तो मेरे को चिल्लर करने में दिक्कत होती थी? बोल, सोच के देख, लॉजिक लगा के देख, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। क्यों? क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, ये खुला भी बच सकता है, बट इसकी लिक्विडिटी कम है, तो हम कोशिश करेंगे ना पहले ये खप जाए, पहले 100 रुपए का नोट खप जाए, क्योंकि भाई जब चिल्लर देने की जरूरत पड़ेगी तो होना चाहिए। वही लॉजिक है यहाँ पे, जो लेस लिक्विड रिजर्व है वो पहले यूज कर, लेस लिक्विड मतलब जो जल्दी से जा नहीं सकता, जो जल्दी से यूज नहीं हो सकता, वो पहले यूज कर। सर एक ये समझ में आया क्या पहले? वाई दिस सीक्वेंस समझाया तो थम्स अप दे, वाई दिस सीक्वेंस ये समझाया तो थम्स अप दे, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ। यहाँ तक समझा क्या? अब अगला सवाल मेरे से ये पूछा गया है कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ कैपिटल प्रॉफिट, कहीं तो भी आपने बताया था, ये यहाँ पे इसको क्या बोला था आपने? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज कैपिटल प्रॉफिट, यहाँ लिखा था आपने ऐसा कुछ तो भी। प्रीमियम लॉस जो होते हैं, लॉस दो प्रकार के होते हैं, लॉस में से एक लॉस होता है आपका कैपिटल लॉस, एक लॉस होता है आपका रेवेन्यू लॉस। प्रीमियम और रिडम्पशन कैपिटल लॉस है तो उसको एडजस्ट कैपिटल लॉस के अगेंस्ट करेंगे, बट रेवेन्यू जो रहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बता, तेरे कैपिटल गेन खत्म हो गए सारे, एक बार तेरे कैपिटल गेन खत्म, नहीं सॉरी ये नहीं, सवाल ये है सर, एक बार आपके कैपिटल गेन खत्म हो गए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस क्यों वापर रहे हो? एक बार प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन खत्म हो गए तो प्रॉफिट लॉस क्यों वापर रहे हो? वो तो रेवेन्यू के लिए है बेटा। एक बार तेरे पास कैपिटल लॉस एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा, कैपिटल लॉस एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो रेवेन्यू के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। सेम लॉजिक, लेस लिक्विड, पहले कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर ले। एक बार तेरे कैपिटल प्रॉफिट खत्म हो गए तो तू रेवेन्यू प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करेगा। एक बार तेरे कैपिटल लॉस खत्म हो गया तो तू फिर उसको, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट खत्म हो गया तो तू उसको रेवेन्यू लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करेगा। तो जिन्होंने सवाल पूछा है उनका जवाब मिल गया क्या? पीयूष यही सवाल था तेरा? अच्छा तू सिर्फ बोल रहा था, ठीक है ठीक है, सवाल नहीं है ना तेरा वो, ठीक है। हो गया क्या, लिख के हो गया क्या ये सब? आर यू डन? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। इट्स गुड कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। एक बार थम्स अप दे दो, एक बार थम्स अप दे दो, सबका लिख के हो गया तो एक बार थम्स अप दे दो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अगला सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। श्योर एंड फास्ट लिमिटेड has part of its share capital consists of 2012% redeemable preference shares of ₹100 each repayable at a premium of 6%। अब मैं बता, इशू तो 100 पे हुआ है, रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 6% है, रीपेमेंट 6% प्रीमियम पे होगा। द शेयर्स हैव नाउ बिकम रेडी फॉर रिडम्पशन। इट इज डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at 11 पर शेयर। तो ये रिडम्पशन है, ये रिडम्पशन है, उसके पहले इशू है, ये रिडम्पशन है। अब मैं कहता हूँ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है?
क्या लागे, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है? डोंट यू थिंक ये आउट ऑफ कैपिटल है? आउट ऑफ कैपिटल, या आप इसको आउट ऑफ फ्रेश इशू भी बोल सकते हो। आउट ऑफ कैपिटल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ फ्रेश इशू। समझाए तो थम्स अप दे। रिडम्पशन इज आउट ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन इज आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो यहाँ सीआरआर की जरूरत है या नहीं है? सीआरआर की जरूरत नहीं है, सीआरआर की जरूरत नहीं है। वो सब बाद में, वो सब बाद में। क्या ये इसकी मदद से मैं इशू की एंट्री पास कर सकता हूँ क्या? 30 सेकंड है, फटाफट इशू की एंट्री पास करो। 30 सेकंड है, फटाफट इशू की एंट्री पास करो। हाँ, क्या होंगी एंट्री, बोल क्या आ जाएंगी एंट्री? इशू करेंगे, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ये हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 100, तुरंत प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, 2000 इंटू 100। नाउ रिडम्पशन इज आउट ऑफ कैपिटल। बच्चा ध्यान दे, आउट ऑफ कैपिटल है तो सब बाजू में आपको नहीं लगता सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स की एंट्री पास करेंगे? जैसा हम वहाँ सबसे पहले वहाँ पे हम सीआरआर क्रिएट करते थे, यहाँ पे अब सबसे पहले फ्रेश इशू की एंट्री होंगी। और हमने फ्रेश इशू काय का किया हुआ है? बच्चा जवाब दे। फ्रेश इशू हमने काय का किया हुआ है, एक बार बोल मेरे साथ, इक्विटी शेयर्स का। तो फ्रेश इशू हमने जब, ठीक है, हमने फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स का किया है, तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा ये, 20,000। हमने कितने नए शेयर्स इशू किए, 20,000 है। और एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है, बट इशू प्राइस 11 है। फेस वैल्यू 10 है बट इशू प्राइस 11 है, ये समझाया तो थम्स अप दे। फेस वैल्यू 10 है बट इशू प्राइस 11 है, ये समझाया तो थम्स अप दे। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 11, 20,000 इंटू 11। तुरंत क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 11, 20,000 इंटू, ओहो, 20,000 इंटू 11 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चला जाएगा, 20,000 इंटू 1। हाँ या ना? ये हो गया फ्रेश इशू की एंट्री, ये क्या हो गया, फ्रेश इशू की एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, ड्यू पे ट्रांसफर। सीआरआर क्रिएट होना नहीं है, अब क्या हो जाएगा, ड्यू पे ट्रांसफर। ड्यू करेंगे तो क्या होगा, ड्यू करेंगे तो आपको नहीं लगता 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की उधारी खत्म, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की उधारी खत्म, 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 2000 इंटू 100 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 100 के बदले में 100 दे रहे हैं कि 6% का प्रीमियम दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 100 के बदले 100 के बदले में 100 दे रहे हैं कि दे आर रिपेड एट 6% प्रीमियम? जवाब दे फटाफट। 100 के बदले में 100 और दे आर रिपेड एट 6% प्रीमियम।
6% प्रीमियम ना, तो हम उनको देते वक्त कितना दे देंगे, 2000 इंटू 106, 2000 इंटू 106। क्लियर है? बॉडी में गया है तो थम्स अप दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे। 2000 इंटू 106, 2000 इंटू 106, और जो डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन में। डिफरेंस जो है वो कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन में। एंड पे कर देंगे, पे करेंगे तो एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 इंटू 106, एंड द प्रीमियम और रिडम्पशन विल बी ट्रांसफर टू, बच्चा जवाब दे, प्रीमियम और रिडम्पशन विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस ना। इफ़ यू हैव बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 12,000 का बैलेंस है क्या? क्या हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 12,000 का बैलेंस है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में है ना, 20,000 का बैलेंस है ना सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो क्या मैं ये प्रीमियम और रिडम्पशन उस सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं ये प्रीमियम और रिडम्पशन उस सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जवाब दे। तो दिस प्रीमियम और रिडम्पशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम और रिडम्पशन खत्म करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन 12,000। क्लियर है तो थम्स अप दे दे, क्लियर है तो थम्स अप दे दे। सुचित, वो तूने चैट में डाउट पूछा है, वो डाउट क्लियर हो गया क्या? मैं पढ़ना भी नहीं चाहता वो डाउट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तू गड़बड़ कर रहा था दो चीज़ों में, समझ गया क्या तेरे को? ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। नाम 12% है, बट रीपे करते वक्त 6% का प्रीमियम दे रहा हूँ। 12% डिविडेंट है और 6% प्रीमियम है। समझा क्या? क्लियर है। इसको लिख लो फटाफट, कम ऑन हरी अप फास्ट। रिडम्पशन ऑफ कैपिटल एंट्रीज लिख लो आपके सामने। लिख के हो जाए तो एक बार चैट में डन लिखना। चलिए, हो गया है लिख के? सभी का लिख के हो गया है तो एक बार थम्स अप दो। सभी का लिख के हो गया है तो एक बार थम्स अप दो। चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगले वाले की तरफ बढ़ते हम, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते। अगला अगला जो क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, नजाकत देखिएगा, इस क्वेश्चन की शर्माहट देखिएगा। इस क्वेश्चन में दोनों है,
It is combination. Now what is this have? It has a combination of. Analytical Limited had issued. Analytical Limited had issued. 8 minutes. Analytical Limited had issued 5,012% redeemable preference shares of ₹100 each. कितने होते हैं 5,000 इंटू 100? जरा कर तो 5,000 इंटू 100 यानी कितने हो गए तेरे? 5 लाख हो गए। 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है तेरे मार्केट में, 5 लाख फेस वैल्यू के। द शेयर्स आर टू बी रिपेड एट 10% प्रीमियम। मतलब वापस कितने देने वाले हम? 5 लाख या 5,50,000? हम वापस कितने देने वाले? 5 लाख या 5,50,000? 5,50,000। वापस कितना देने वाले? 5,50,000। फॉर CRR कैलकुलेशन में एक चीज़ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, रिपेबल वैल्यू जो है, रिडीमेबल वैल्यू इज 5,50,000। मेरा सवाल सिंपल है, फॉर CRR कैलकुलेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू? फॉर CRR कैलकुलेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू? कम ऑन, हरी अप, राइट इन द चैट कॉलम। फॉर CRR कैलकुलेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू? फॉर CRR कैलकुलेशन फेस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। फॉर CRR कैलकुलेशन फेस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझ में आया ना? क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, ये लिखा था ना हमने थोड़ी देर पहले, सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है, CRR के लिए फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है आगे बढ़ो। फॉर रीपेमेंट द कंपनी हैज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 11 पर शेयर। तो आपको नहीं लगता क्या कंपनी ने इशू किया है 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए? अगेन फेस वैल्यू, अगेन फेस वैल्यू। तो 5 लाख का रीपेमेंट, 2 लाख का फ्रेश इशू। तो आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन पार्टली आउट ऑफ कैपिटल और पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू हो गया? दिस क्वेश्चन इज पार्टली आउट ऑफ कैपिटल, क्या बोलेंगे? पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, यस और नो? जवाब दे बच्चा। पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, समझाए तो थम्स अप दे, समझाए तो थम्स अप दे। पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, ठीक है, बॉडी में गए। अब मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, लिखना नहीं, लिखना नहीं। अब जब मैं लिखूँ पार्टली आउट ऑफ, अच्छा मैं दो एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट। मैं बोल दिया पार्टली आउट ऑफ कैपिटल, पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, दोनों एक ही चीज़ बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, दोनों है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे टाइम पे CRR कितना बनाएंगे, ऐसे टाइम पे CRR कितना बनाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो मैं समझाता हूँ। पर 2 मिनट, मुंडी मुंडी झट को स्ट्रेट बैठो, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए, कोई भी बातें मस्ती चकलस बकर नहीं करेंगे। क्या होगा, चला जा, ध्यान दे। सबसे पहले यहाँ पे जो तेरे को फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री मार्क्स कर दे ओरिजिनल डेट पे, जो हमने 5,000 12% के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 5,000 इंटू 100, तुरंत प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारा हो गया, ये हमारा फ्रेश इशू हो गया। ये जो फ्रेश इशू नहीं, सॉरी, ओरिजिनल इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ये ओरिजिनल इशू लिख के छोड़ दिया हमने। अब रिडम्पशन के टाइम पे पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ कैपिटल है, या पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू, जो भी आप बोलना चाहो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, रिडम्पशन में ध्यान देना, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, कोई भी बातें मस्ती चकलस नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ बगल में हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम बगल में कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ CRR, कैलकुलेशन ऑफ CRR। आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला, ध्यान देना। रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू में से फ्रेश इशू माइनस कर दूं, रिडीमेबल वैल्यू में से फ्रेश इशू माइनस कर दूं, तो क्या हमारे को CRR मिल सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। रिडीमेबल वैल्यू में से अगर मैं फ्रेश इशू माइनस कर दूं तो क्या हमारे को CRR मिल सकता है क्या? क्योंकि जितना आउट ऑफ प्रॉफिट है, जितना आउट ऑफ कैपिटल है उसको अलग कर दे, जितना आउट ऑफ कैपिटल है उसको अलग कर दे, तो जो बच गया, जो बच गया उसके लिए हमारे को CRR क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जितना आउट ऑफ कैपिटल है उसको अलग कर दे, जो बच गया उसका हमको CRR क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझाया तो थम्स अप दो, समझाया तो थम्स अप दो। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा आपका। अब जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान देना, आपका दिमाग फट सकता है, इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुन ले, अच्छे बच्चे की तरह विश्वास रख, सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ। जो रिडीमेबल वैल्यू रहेगा तेरा, जो रिडीमेबल वैल्यू रहेगा, दैट कैन बी रिडीमेबल वैल्यू, तो ये हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगा, कंपनीज एक्ट में ही लिखा है।
रिडीमेबल वैल्यू हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगा, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है, हाँ या ना बोल, हाँ या ना में बोल। बट जो फ्रेश इशू रहेगा ना, इट कैन बी एट फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस, फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस। ये क्यों लिखा, मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ, बट मैंने अलग लिखा हो, रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू पे रहेगा, बट फ्रेश इशू जो रहेगा वो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, बट दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। मतलब क्या सर मतलब क्या, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ है, हम जो रिडम्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5,000 प्रेफरेंस शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, रीपेएबल 10% प्रीमियम पे, फेस वैल्यू 100 है, यानी 5,000 इंटू 100, इसको तो फेस वैल्यू पे लेना है ना, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए फेस वैल्यू मायने रखता है, दैट इज 5 लाख। फ्रेश इशू हमने कितने इक्विटी शेयर्स का किया है, 20,000 इक्विटी शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 10 है, बट इशू प्राइस जो है वो 11 है ना, तो हम क्या लेंगे, क्या लू बोल, तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस, क्या लू, 10 लू या 11 लू। ये रूल का लॉजिक नहीं बताया, मैं लॉजिक बताता हूँ, बट अभी क्या लू ये बताना, 10 लू या 11 लू, 10 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 2 लाख, 20,000 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो हम सी आर आर कितना क्रिएट करेंगे, 3 लाख, सी आर आर कितना क्रिएट करेंगे, 3 लाख। बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्सअप दे दे। फॉर्मूला क्लियर है, किस तरीके से सी आर आर का कैलकुलेशन किया। हाँ, उसमें जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया उसका लॉजिक बाकी है, मैं एंट्री पास कर देता हूँ फिर लॉजिक पे आता हूँ, मैं एंट्री पास कर देता हूँ फिर लॉजिक पे आता हूँ। क्या कर, सबसे पहले कुछ भी कर, तू फ्रेश इशू कर या सी आर आर कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करूँ बोल, क्या करूँ पहले, फ्रेश इशू करूँ सी आर आर करूँ, कुछ भी कर, फ्रेश इशू कर दूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 11, तुरंत इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 11 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 1। बॉडी में गया था थम्सअप दे, बॉडी में गया था थम्सअप दे। सी आर आर क्रिएट कर देंगे, हाथों हाथ सी आर आर 3 लाख का क्रिएट करना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3 लाख, ये वर्किंग नोट से कैलकुलेशन लेके आ गए, वर्किंग नोट से कैलकुलेशन लेके आ गए। अब ड्यू करना है, पे करना है, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100 टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5,000 इंटू 110, बिकॉज वी आर पेइंग देम एट 110। कैलकुलेशन में मैंने फेस वैल्यू को इज्जत दिया, बट रीपेमेंट तो 110 का होने वाला है ना। टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5,000 इंटू 10, पे कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000, डन, हाँ या ना। नाउ 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 जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम में मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस कितना है, बच्चा जवाब दे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना है, जवाब दे। 20,000। तो मेरे को बता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी ट्रांसफर्ड, देख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर तो होगा, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पूरे 50,000 से क्रेडिट होगा, बट 50,000 में से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना डाल सकता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम में मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस 20,000 ही है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस 20,000 ही है ना। तो 50,000 में से 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया, जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर बच गया है 30,000 का, जो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर बच गया है 30,000 का, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस विल गो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम में मैक्सिमम अवेलेबल है पहले वो यूज़ कर ले, लिक्विडिटी ऑर्डर के हिसाब से, जो लेस लिक्विड है वो पहले यूज़ किया, पूरा यूज़ कर लिया, खत्म हो गया, अगर और बैलेंस ट्रांसफर करने का बच गया तो वो पी&एल में चला गया, और बैलेंस ट्रांसफर करने का बच गया तो वो पी&एल में चला गया। समझा है तो थम्सअप दो, समझा है तो थम्सअप दो। छाप लो, फ्रेश इशू से लेके छाप लेना, यानी ओरिजिनल इशू से लेके छाप लेना। इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ, इसका लॉजिक बाकी है समझाने का।
इसका लॉजिक समझाने का बाकी है, वो मैं समझाता हूँ, बाकी आप लिख लो एक बार फटाफट। फर्स्ट पार्ट लिख के हो जाए तो आवाज करना। हो गया, आगे बढ़ो। लास्ट पार्ट लिख लो।
चलिए, ये जो लॉजिक बचा हुआ है मेरे को कल याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे। मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आपकी अगली क्लास का भी टाइम हो गया है, क्योंकि आज यहीं रुकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लाइव वाले रुकना, 1 मिनट बात करनी है। आज हम यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है आज के सेशन में? कोई डाउट है आज के सेशन में? एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दूँ क्या, करके लाऊंगे क्या? एक होमवर्क देता हूँ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 8 होमवर्क दे रहा हूँ। ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है सर। बैलेंस शीट दे दिया, आप होमवर्क कैसे दे रहे हो हमको? प्रॉब्लम नंबर 8 में दिया हुआ है, इन द बुक ऑफ जम्पर लिमिटेड बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल के लिए नोट दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल बैलेंस शीट है। या एक काम करो, जाने दो, अभी एकदम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होमवर्क नहीं देता, डराना नहीं चाहता। पहले हम ये कुछ छोट मोट क्वेश्चन कर लेंगे कल, फिर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी कल करवाता हूँ। लगे कल फिर मैं होमवर्क दे दूंगा, 9, 10, 11 जो है ना, इन सबको फिर मैं कल होमवर्क दे दूंगा, ताकि वो हमारा परसों डिस्कस हो सके। चलो कोई बात नहीं, आज यहीं रुकते हैं। कुछ होमवर्क नहीं है आज, कुछ होमवर्क नहीं है आज, यहीं रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर। लाइव वाले रुकना।